मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, इसको पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, ये केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 2 है, तो आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इस चैप्टर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और सबसे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूं अम्ल एवं क्षारक, एसिड्स एंड बेसिस। तो बच्चों, इसको बताने से पहले एक कंफ्यूजन मैं आपका दूर करना चाहता हूं, जो अक्सर कर स्टूडेंट्स के बीच में रह जाता है। तो सबसे पहले मैं उस कंफ्यूजन को आपको बताने जा रहा हूं, क्लियर कराने जा रहा हूं। इसके बाद फिर मैं इसको समझाना स्टार्ट करूंगा। तो देखिए बच्चों, वो कंफ्यूजन क्या है। अक्सर कर आप लोग कंफ्यूज रहते हैं क्षारक और क्षार में। आप अंतर ही नहीं कर पाते कि क्षारक कौन है और क्षार कौन है। बच्चों, क्षारक को कहा जाता है विष और क्षार को इंग्लिश में कहते हैं एल्कली, और आप समझ लेते हैं कि दोनों एक ही हैं। बच्चों, ये दोनों एक नहीं है, इनमें पर्याप्त अंतर है। वो अंतर क्या है ये मैं यहां पर आपको क्लियर कराने जा रहा हूं, ध्यान से समझे बच्चों। बच्चों, क्षारक ऐसे सारे क्षारक, मतलब ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, जो जल में विलय होते हैं, उन क्षारकों को ही हम क्षार कहते हैं। उन क्षारकों को ही हम क्षार कहते हैं। फिर बच्चों एक बार समझो, ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हीं को क्षार कहते हैं। सभी क्षारकों को हम क्षार नहीं कहते हैं। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जितने क्षार होते हैं वो सभी क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो बच्चों, इसे आप नोट कर लें कहीं पर। ऐसे क्षारक जो जल में कैसे होते हैं बच्चों, घुलनशील, जल में घुलनशील होते हैं। घुलनशील मीन्स सोलूबल, घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने अक्सर कर अनुभव किया है कि बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। वो 12th में आ जाता है तब भी कंफ्यूजन रहता है कि क्षारक और क्षार एक ही है। अक्सर कर बच्चे समझते हैं ये दोनों एक ही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों में पर्याप्त डिफरेंस है। ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात क्या मतलब हुआ, सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्या होते हैं बच्चों, क्षारक होते हैं। किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इसे बच्चों आप कहीं अपनी डायरी में नोट करके रखिएगा और ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अम्ल एवं क्षारक। सबसे पहले इसकी बेसिक नॉलेज मैं आपको बता दूं कि अम्ल में क्या प्रॉपर्टी होती है। बच्चों, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और बच्चों, अम्ल और क्षारक दोनों का एक बहुत ही आसान टेस्ट होता है केमिस्ट्री की लैब में, लेबोरेटरी टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट अक्सर कर आपने लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि क्यों ना आपका एक लिटमस टेस्ट करा लिया जाए। तो लिटमस टेस्ट, लिटमस एक बहुत ही प्रचलित शब्द है। लिटमस बच्चों एक पेपर होता है, लिटमस पेपर होता है जो 2 कलर का होता है, ब्लू कलर का भी होता है और रेड कलर का भी होता है, यानी कि नीला भी होता है और लाल भी होता है। तो इस पेपर को जब हम दिए गए, अब वो अम्ल है या क्षारक है हमें नहीं पता,
कि हमारा पदार्थ अम्ल है कि क्षारक है, हमें नहीं पता। लेकिन जब हम उसके जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक के यानी कि जो भी पदार्थ हमें दिया गया है, जब उसके जलीय विलयन में इन कलरों के लिटमस पेपर को डालते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है। अगर बच्चों अम्ल है तो अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पेपर का कलर लाल कर देता है। और अगर वो क्षारक होगा, अगर दिया गया पदार्थ क्षारक होगा तो वो क्या करेगा? तो वो लाल लिटमस पेपर का कलर चेंज करके नीला कर देता है। अब ये लाल नीले, ब्लू रेड, नीला लाल, लाल नीला, ये एक बहुत कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन को चलो मैं आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए मैं दूर किए दे रहा हूं, ध्यान से आप समझिए। बच्चों आप क्या करिए, ट्रिक एक मेरे द्वारा बनाई गई है, उसको समझिए और उसे ध्यान रखिए। मैंने एक ट्रिक बनाई है, ABR, ABR, ये वर्ड आप लर्न कर लीजिए, ABR। यहां बच्चों ए का मतलब है एसिड, ए का मतलब एसिड, बी का मतलब ब्लू, बी का मतलब ब्लू, और आर का मतलब रेड। तो अब समझे, एसिड यानी कि अम्ल क्या करता है? नीला, ब्लू मीन्स क्या होता है बच्चों? नीला, नीले को लाल करता है। यानी कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप ये हमारा ABR याद रखेंगे तो आप इस कंफ्यूजन से दूर रहेंगे कि अम्ल नीले को लाल करता है या क्षारक नीले को लाल करता है। इस पे अक्सर कर कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन आपका जो कंपटीशन का होता है वो कहीं ना कहीं सस्पेंस में चला जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ABR ध्यान रखेंगे तो आपका दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। अगर आप मेरा एक दूसरा वर्ड है उसको ध्यान रखें तो दोनों का आपको क्लू पता चल जाएगा। दूसरा मेरे द्वारा बनाया गया है BRB, ये वर्ड है बच्चों। यहां जो पहला बी है ये, इसका मतलब है बच्चों बेस, और ये जो आर है इसका मतलब है बच्चों रेड, और ये जो दूसरा बी है इसका मतलब है बच्चों ब्लू। अब इसको समझो, बेस मींस बच्चों क्षारक, बेस का मतलब क्षारक, रेड का मतलब लाल, और ब्लू का मतलब नीला। इसका मतलब क्या हो गया? जो क्षारक पदार्थ होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीले कलर में बदल देते हैं। तो अब बच्चों ये आप पे डिपेंड करता है, आप इन दोनों को याद रख पाते हैं या एक को याद रख पाते हैं। अगर इन दोनों ट्रिक्स में से कोई भी एक आपको याद रह गई तो आपका क्वेश्चन सही होने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक, तो अब बच्चों इसकी बेसिक्स की जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी कि ऐसे इनका एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिससे हम पता कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये क्या करते हैं, और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और ये सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगर बच्चों मैं क्षारक की बात करूं तो क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी कसैले होते हैं, और क्या काम करते हैं, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और अम्लों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, अम्लों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। चलो बच्चों इसको मैं बोर्ड पर राइट डाउन किए दे रहा हूं ताकि आपको सही ढंग से समझ में आ जाए। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे, कैसे होते बच्चों? खट्टे, जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, और क्या करते हैं, सक्रिय धातुओं
सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन का सूत्र H2 मुक्त करते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अम्ल कहलाते हैं। इनको कहते हैं अम्ल। एग्जाम्पल्स इसके देख लीजिए बच्चों। एग्जाम्पल्स जैसे HCl, इसको बच्चों बोलते हैं हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, HCl। अगला एग्जाम्पल देखिए HNO3, इसका नाम भी आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो लिख लो, नाइट्रिक अम्ल। और एग्जाम्पल आपको बताते हैं CH3COOH, इसका नाम एसिटिक अम्ल। क्या नाम है बच्चों? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और बच्चों आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल आपको बताते हैं H2SO4, इसका नाम है बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने राइट डाउन किए हैं। बच्चों ये जो मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं और ये जो ट्रिक बताई हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लो। इसके बाद मैं आगे आपको क्षारक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसे मैं हटाऊंगा। तो बच्चों आप इनका स्क्रीनशॉट लेके ये पॉइंट नोट कर लें कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बच्चों देखिए, क्षारक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। वे पदार्थ जो स्वाद में, ये बच्चों कड़वे होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जो क्या काम करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं बच्चों? नीला कर देते हैं। और अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? समाप्त कर देते हैं। क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कहलाते हैं। इसके भी एग्जाम्पल्स देखिए बच्चों। इसके एग्जाम्पल्स में देखो आता है NaOH, नाम जानते होंगे, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम। नाम भी सीखते चलिए, अगर नाम आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो इनको सीखने की कोशिश करो। NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। KOH के आ गया तो बच्चों अब इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। अगर बच्चों मैं यहाँ NH4OH कर दूं, क्या कर दूं? NH4OH, तो आप NH4 को पढ़ते हैं बच्चों अमोनियम और OH को हाइड्रा ऑक्साइड, तो इसका नाम आ जाएगा अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड।
अगर मैं इसको लिख दूं CaOH का होल ट्वाइस, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। और भी बच्चों इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, कुछ मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। तो ये बच्चों अम्ल और क्षारक की बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिससे हम इसके बारे में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कि अम्ल क्या है और क्षारक क्या है। बच्चों अम्ल और क्षारक को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग समयों पर साइंटिस्टों ने इनको डिफाइन किया है। अलग अलग समयों पर अलग अलग साइंटिस्टों ने डिफाइन किया है। सबसे पहले बच्चों जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इसको डिफाइन किया है, उनका नाम था आरहेनियस। क्या नाम था? आरहेनियस। आरहेनियस ने अम्ल और क्षारक के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे सबसे पहले। इसके बाद बच्चों साइंटिस्ट आए, एक आए ब्रान स्टेट और दूसरे थे लोरी। इन दोनों ने मिलकर के अम्ल और क्षारक को डिफाइन किया। इसके बाद बच्चों आए साइंटिस्ट लुईस। इन्होंने भी अम्ल और क्षारक को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया। देखिए बच्चों आरहेनियस का जो कॉन्सेप्ट था उसमें जो कमियां थी उनकी कुछ कमियों को दूर किया ब्रान स्टेट और लोरी ने, और अम्ल क्षारक का कॉन्सेप्ट दिया। ब्रान स्टेट लोरी के कॉन्सेप्ट में जो कमियां थी उनको लुईस ने दूर करने का प्रयास किया और अम्ल क्षारक का अपना कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद बच्चों और भी कुछ कॉन्सेप्ट आए हैं, जैसे लक्स फिलट का कॉन्सेप्ट आया है। लक्स फिलट का कॉन्सेप्ट आया है। हालांकि आपको वो सारी हायर क्लासेस में आपको उनके बारे में बताया जाएगा। यहां पर बच्चों अब बोर्ड ने 10th क्लास के सिलेबस में केवल आरहेनियस की कॉन्सेप्ट को रखा है, जिसे आपको पढ़ना है। आपको ब्रान स्टेट लोरी नहीं पढ़ना है, आपको लुईस नहीं पढ़ना है। अगर मार्केट में जो बुक्स हैं उनमें दी हुई हैं ये कॉन्सेप्ट, तो उन्हें शायद यूपी बोर्ड के निर्धारित किए गए सिलेबस की जानकारी नहीं है। बच्चों आप गूगल पे जाके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा एजुकेशन बोर्ड UPMSEB ये वेबसाइट है, इसको सर्च करें और वहां से आप इसका सिलेबस यानी कि 10th क्लास के साइंस का सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं वही आपको पढ़ने हैं और उन्हीं से आपका पेपर आना है बोर्ड का, वहीं से आपका पेपर आना है बोर्ड का, और इधर उधर के चक्कर में आप बिल्कुल मत पढ़िए। तो बच्चों आपको क्या पढ़ना है? आरहेनियस की वो कॉन्सेप्ट पढ़नी है जिसके द्वारा उन्होंने अम्ल और क्षारक को एक्सप्लेन किया था, डिफाइन किया था। तो अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद मैं आरहेनियस की अम्ल क्षारक की संकल्पना, जिसको आरहेनियस का अम्ल क्षारक सिद्धांत कहा जाता है, को आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों आरहेनियस ने अपनी ये जो कॉन्सेप्ट दी थी ये H+ आयनों और OH- आयनों के आधार पर दी थी। H+ और OH- आयनों के आधार पर इन्होंने अम्लों और क्षारकों को एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों हाँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूं बताना। अब बच्चों मैं आपको आरहेनियस का अम्ल क्षारक सिद्धांत समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझे बच्चों। आरहेनियस ने अपने सिद्धांत में कहा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयनों का त्याग करते हैं वो अम्ल हैं, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयनों का त्याग करते हैं वो क्या है? क्षारक हैं। तो बच्चों आरहेनियस का ये सिद्धांत H+ और OH- आयनों पर डिपेंड करता है, और आरहेनियस के इस सिद्धांत में जलीय विलयन का होना आवश्यक है। तो बच्चों आप देखिए इस सिद्धांत को देखिए। आरहेनियस ये वैज्ञानिक का नाम है बच्चों। आरहेनियस के अम्ल क्षारक सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन, बच्चों यहां जलीय विलयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन को क्या कहते हैं बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन। आप जानते हो शॉर्ट में इसको AQ से लिखते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में
H प्लस आयनों का त्याग करते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयनों का त्याग करते हैं अम्ल कहलाते हैं। देखिए बच्चों, इसको एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं HCl का। तो HCl का हमें क्या चाहिए? जलीय विलयन। HCl जलीय विलयन में क्या करता है बच्चों? ये उत्क्रमणीय अपक्रिया है, H प्लस आयनों का त्याग करता है और Cl माइनस आयनों का त्याग करता है। AQ बच्चों ये बता रहा है कि यहाँ पर सब कुछ जलीय विलयन में हो रहा है। तो यहाँ H प्लस आयनों का चूंकि ये त्याग कर रहा है, इसलिए HCl क्या है? अम्ल है। इसी तरह से बच्चों HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी जलीय विलयन में क्या करता है? H प्लस आयनों का त्याग करता है और NO3 माइनस आयनों का त्याग करता है। तो ये भी अम्ल है। तो इसी तरह से जो अम्ल इन्होंने डिफाइन किए वो H प्लस आयनों के त्याग करने की प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने डिफाइन किया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयनों का त्याग करते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? क्षारक। क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। इसका भी बच्चों एग्जाम्पल्स के थ्रू देखिए एक्सप्लेनेशन। मैं यहाँ क्षारक ले रहा हूं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या चाहिए हमको? जलीय विलयन। तो जलीय विलयन में क्या होता है? यहाँ दो आयन मिलते हैं, एक तो Na प्लस और दूसरा हमें मिलता है OH माइनस। अब चूंकि OH माइनस मिल रहा है तो इस वजह से ये क्या है? क्षारक है। इसी तरह से बच्चों के OH की भी कहानी है, ये भी यही काम करता है। ये भी जलीय विलयन में क्या देता है? K प्लस देता है और OH माइनस देता है। तो जो भी जलीय विलयन में OH माइनस आयन देगा वो कहलाएगा क्षारक। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। अब बच्चों आर्हेनियस ने बताया कि किसी अम्ल की अम्लीय प्रबलता उसके द्वारा जलीय विलयन में त्याग किए गए H प्लस आयनों की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। यानी कि वो जितना आसानी से H प्लस आयन त्याग करेगा उसकी प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। इसी तरह से इन्होंने बताया कि किसी क्षारक की क्षारकीय प्रबलता उसके द्वारा जलीय विलयन में त्याग किए गए OH माइनस आयनों की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। यानी कि वो जितना आसानी से OH माइनस आयनों का त्याग करेगा उसकी क्षारकीय प्रबलता उतनी अधिक होगी। देखिए बच्चों, किसी अम्ल की अम्लीय प्रबलता किसी अम्ल की अम्लीय प्रबलता उसके द्वारा जलीय विलयन में त्याग किए गए H प्लस आयनों की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है।
H प्लस आयनों की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। इसी प्रकार किसी क्षारक की क्षारकीय प्रबलता उसके द्वारा किस विलयन में, जलीय विलयन में त्याग किए गए OH माइनस आयनों की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये तो बच्चों था आर्हेनियस का अम्ल क्षारक सिद्धांत। अब बच्चों ये आर्हेनियस का अम्ल क्षारक सिद्धांत जो है इसकी सीमाएं हैं। इसकी सीमाएं ये हैं कि ये H+ और OH- के आधार पर ही अम्ल और क्षारक को डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें H+ और OH- आयन नहीं होते हैं, इसके बावजूद भी उनकी प्रवृत्ति अम्लीय और क्षारकीय होती है। इस बात को या इस तथ्य को आर्हेनियस एक्सप्लेन नहीं कर सके। और बच्चों कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए गए जो अजली विलायकों में, यानी कि जो विलायक जली नहीं थे, अजली विलायक थे, उनमें वो अम्लीय या क्षारकीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। तो इन तथ्यों की व्याख्या आर्हेनियस के इस सिद्धांत के द्वारा नहीं हो पाती है कि ऐसा क्यों होता है। तो इस वजह से आर्हेनियस सिद्धांत पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। जैसे बच्चों AlCl3 है, आप जानते हो ये अम्लीय होता है, और BF3 है, ये भी अम्लीय होता है। इसी तरह से बच्चों NH3 क्षारकीय होता है और PH3 क्षारकीय होता है। अब आप देख रहे हो ये दोनों अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इनमें कहीं पर भी H+ आयन नहीं है। ये दोनों क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इनमें कहीं पर भी OH- आयन नहीं है। तो ये पूरी तरह से सिद्धांत सफल नहीं रहा। ठीक, अब बच्चों इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैं इसकी लिमिटेशंस को आपके सामने राइट डाउन करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों आर्हेनियस के अम्ल क्षारक सिद्धांत की सीमाएं देखिए। बच्चों आर्हेनियस का अम्ल क्षारक सिद्धांत AlCl3 BF3, AlCl3 मींस एल्युमिनियम क्लोराइड, BF3 मींस बोरान ट्राइक्लोराइड, इनकी अम्लीय प्रवृत्ति क्यों होती है, या बच्चों NH3 अमोनिया और PH3 फास्फीन, इनकी क्षारकीय प्रवृत्ति क्यों होती है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। AlCl3 में H+ नहीं है, BF3 में H+ नहीं है, लेकिन इनकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है। इसी तरह से बच्चों NH3 में OH- नहीं है, PH3 में OH- नहीं है, लेकिन इनकी प्रवृत्ति क्षारकीय होती है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसी तरह से बच्चों कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अजली विलायकों में, मतलब जिनमें जल नहीं होता है, उसमें अम्ल क्षारक की भांति व्यवहार करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो बच्चों ये इसकी इंपॉर्टेंट जो लिमिटेशंस हैं, जो मेन लिमिटेशंस हैं, वो मैंने आपके सामने रखी हैं। आप इनको राइट डाउन कर लीजिए और इनको ध्यान में रखिए। तो बच्चों आर्हेनियस का अम्ल क्षारक सिद्धांत यहीं से समाप्त हो जाता है। इसके बाद बच्चों मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं लवण साल्ट। तो सबसे पहले बच्चों आप ये जानिए कि लवण क्या होते हैं। साल्ट्स कर लेते हैं लवण। तो बच्चों लवणों का निर्माण जो होता है वो अम्ल और क्षारकों के द्वारा होता है। अम्ल क्षारक जब जलीय विलयन में अक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, तो जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसमें एक उत्पाद जल होता है और दूसरा उत्पाद जो प्राप्त होता है उसी को लवण कहते हैं। यानी कि अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अक्रिया से प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और दूसरा उत्पाद तो मैं बता चुका हूं कि जल होता है। बच्चों खास बात यह है कि यहां पर अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है वो जलीय विलयन में होती है। देखिए बच्चों
अम्ल व क्षारक की उदासीनीकरण अब क्रिया से प्राप्त उत्पाद ज्यादा हो तो आप ये लिख सकते हैं जल के अतिरिक्त। दो उत्पाद प्राप्त होते हैं, एक लवण होता है, दूसरा जल होता है। अम्ल व क्षारक की उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त उत्पाद को लवण कहते हैं। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया जलीय विलयन में होती है। ये खास बात है कि ये उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया होती है ये जलीय विलयन में होती है। जलीय विलयन, ये ध्यान रखेंगे, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया जलीय विलयन में होती है। एग्जाम्पल बच्चों देखिए, सबसे प्रचलित इसका जो एग्जाम्पल है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ले लीजिए NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका मैंने क्या ले लिया, जलीय विलयन। दूसरा क्या मैंने ले लिया, HCl AQ। तो अब ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो हमें मिलता है NaCl का जलीय विलयन और H2O बच्चों लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ये जो NaCl है इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। NaCl का नाम सोडियम क्लोराइड, और यही होता है लवण। ये नमक का सूत्र है बच्चों, किसका है, नमक का। तो इस तरह से बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो जलीय विलयन में होती है अम्ल और क्षारक के बीच में, तो इस उदासीनीकरण अभिक्रिया से हमें जल के अतिरिक्त जो उत्पाद प्राप्त होता है उसी को लवण कहते हैं। बच्चों लवण होते हैं टोटल 6 प्रकार के। लवण 6 प्रकार के होते हैं। इनको वन बाय वन मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से समझें। बहुत ही आसान है बच्चों। देखिए लवण टोटल होते हैं, या लिख दें, लवण 6 प्रकार के होते। लवण 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बच्चों अम्लीय नहीं बच्चों, सबसे पहले ले लेते हैं साधारण लवण को। साधारण लवण, या इसको बच्चों सामान्य लवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य लवण। फिर बच्चों आता है अम्लीय लवण। फिर आता है बच्चों क्षारकीय लवण। अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण। फिर बच्चों आता है द्विक लवण। नंबर 4 पर, नंबर 4 द्विक लवण। कौन सा लवण बच्चों, द्विक लवण। फिर नंबर 5 देख लीजिए बच्चों, नंबर 5 पर आता है संकर लवण। संकर लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट। और नंबर 6 पर आता है मिश्रित लवण, मिक्स्ड सॉल्ट। मिश्रित लवण, मिक्स्ड सॉल्ट। तो इतने बच्चों 6 प्रकार के लवण होते हैं। 4 ये हैं हमारे और 2 ये हैं। आप इनको समझें कैसे, इसको देखिए बच्चों, कैसे इनको याद रखते हैं हम, इसको समझिए। बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ H+ और OH- ही बराबर हमारे साथ चले आ रहे हैं। H+ जो त्याग करते हैं जलीय विलयन में वो अम्ल हैं, OH- जो त्याग करते हैं वो क्षारक हैं। किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार।
तो बच्चों साधारण लवण को पहले देखो, जिसको साधारण या सामान्य लवण कहा जाता है। बच्चों ऐसे लवण जिनमें विस्थापनी H+ या OH- आयन नहीं होते हैं उनको कहा जाता है साधारण लवण। जैसे यही लवण ले लो NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें ना तो H+ है और ना ही OH- है, तो ये साधारण लवण है। इसी तरह से बच्चों अगर हम KNO3 को ले लें तो इसमें भी ना तो विस्थापनी H+ है ना ही OH- है, तो ये भी साधारण लवण है। अब बच्चों बात करते हैं अम्लीय लवण की। तो अम्लीय लवण वो लवण होते हैं जिनमें विस्थापनी H+ आयन होते हैं, जिनमें विस्थापनी H+ आयन होते हैं। बच्चों मेरे साथ ध्यान से आप समझिए, आपको ओरल ही याद हो जाएगा, ओरल ही याद हो जाएगा, आपको अतिरिक्त याद करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बच्चों ऐसे लवण जिनमें विस्थापनी H+ आयन होते हैं उनको हम अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें आप देख रहे हो H है तो इसमें H+ आयन रहता है, तो इसको हम कहते हैं अम्लीय लवण। या NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये बच्चों हो गए अम्लीय लवण। अब बात करते हैं क्षारकीय लवणों की। तो बच्चों इसी पैटर्न पर ऐसे लवण जिनमें विस्थापनी OH- आयन होते हैं उनको हम कहते हैं क्षारकीय लवण। जैसे ZnOHCl, जिंक हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, या हम कह दें MgOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड। तो ये भी बच्चों इन दोनों में OH- है, तो ये क्षारकीय लवण है। क्या है? क्षारकीय लवण है। अब बच्चों आते हैं द्विक लवण पर, जिसको कहते हैं डबल साल्ट। बच्चों जब दो या दो से अधिक लवणों को उनके अणुभार के एक निश्चित अनुपात में मिलाकर लवण का निर्माण किया जाता है, तो इस तरह से प्राप्त लवण को हम द्विक लवण यानी कि डबल साल्ट कहते हैं। यानी कि जब, या ऐसे कह लो, वे लवण जो दो या दो से अधिक लवणों से उनके अणुभार के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होते हैं उनको हम द्विक लवण कहते हैं। जैसे फिटकरी, फिटकरी का सूत्र याद होगा आपको, K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस डॉट, कितने अणु होते हैं जल के? 24H2O। तो ये बच्चों है हमारा द्विक लवण, जहां एक सामान्य लवण है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट, लेकिन इनका रेशियो यहां पर निश्चित होता है। अब बच्चों आते हैं संकर लवण पर। बच्चों संकर लवण वो लवण होते हैं जो दो या दो से अधिक लवणों के संयोग से तो बनते हैं, लेकिन जब इनका विलयन में आयनन होता है तो इनके आयनन से केवल एक धनायन मिलता है और केवल एक ऋणायन मिलता है। जैसे K4FeCN6, तो इसका बच्चों जब आयनन होता है जलीय विलयन में तो हमें K4 आयन मिलता है और FeCN का होल 6, और इस पर हो जाता है 4- और ये ऋणायन मिलता है। कहने का मतलब है कि आपको एक धनायन मिलेगा और एक ऋणायन मिलेगा। अब आते हैं बच्चों मिश्रित लवण पर। मिश्रित लवण की बात करते हैं। बच्चों ये ऐसे लवण होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक धनायन होते हैं या ऋणायन होते हैं। जैसे विरंजक चूर्ण को देख लो, विरंजक चूर्ण जिसका सूत्र होता है CaOClCl। बच्चों इसमें जब आप इसको स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें Ca जो होता है इस पे 2+ चार्ज होता है, और ये जो OCl होता है इस पे माइनस चार्ज होता है और Cl पर भी माइनस चार्ज होता है। इसमें दो ऋणायन होते हैं, एक तो Cl- क्लोराइड आयन होता है, एक होता है OCl- यानी कि हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन। तो इसमें दो ऋणायन होते हैं, तो इस वजह से ये है हमारा मिश्रित लवण। तो 1 बाय 1 आपको सारे लवण आ गए होंगे समझ में। एक बार देखो, साधारण लवण इनमें विस्थापनी H+ व OH- आयन नहीं होते। अम्लीय लवण इनमें विस्थापनी H+ आयन होते हैं। क्षारकीय लवण इनमें विस्थापनी OH- आयन होते हैं। द्विक लवण ये दो या दो से अधिक लवणों के उनके अणुभार के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होते हैं। संकर लवण ये लवण दो या दो से अधिक लवणों के संयोग से बनते हैं, किंतु इनके जलीय विलयन में आयनन होने से केवल एक धनायन और केवल एक ऋणायन मिलता है। मिश्रित लवण वे लवण जिनमें
वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक धनायन या ऋणायन होते हैं उनको हम मिश्रित लवण कहते हैं। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद मैं इन 6 जो लवण हैं इनको बोर्ड पर राइट डाउन करने जा रहा हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट करो। अब बच्चों ये बोर्ड पर मैंने ये जो लवण 6 प्रकार के हैं इनका एक्सप्लेनेशन राइट डाउन कर दिया है। इसको एक बार मैं रीड किए दे रहा हूं, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेके इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। सामान्य लवण नॉर्मल साल्ट्स वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ या OH- आयन नहीं होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं, जैसे NaCl KNO3, NaCl सोडियम क्लोराइड, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। नाम ना पता हो तो बच्चों लिख लीजिएगा। नंबर सेकंड अम्लीय लवण एसिडिक साल्ट्स वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं, जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट एक्सेट्रा। नंबर थर्ड क्षारकीय लवण बेसिक साल्ट्स वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH- आयन होते हैं क्षारकीय लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स MgOHCl मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, बच्चों इसका नाम है, ZnOHCl जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड इसका नाम है, एक्सेट्रा। आगे भी हो सकते हैं। नंबर 4 द्विक लवण डबल साल्ट्स वे लवण जो 2 या 2 से अधिक समान लवणों के उनके अणभार के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल में मैंने राइट डाउन किया K2SO4 An2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O, बच्चों इसको कहते हैं फिटकरी। नंबर 5 संकर लवण कॉम्प्लेक्स साल्ट्स वे लवण जो 2 या 2 से अधिक समान लवणों के संयोग से बनते हैं किंतु विलयन में इनके आयनन से केवल एक ही धनायन और ऋणायन प्राप्त होता है, संकर लवण कहलाते हैं, जैसे K4FeCN6 इसका नाम है बच्चों पोटेशियम फेरोसाइनाइड। नंबर 6 मिश्रित लवण मिक्स्ड साल्ट्स वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं, जैसे CaOClCl व्यंजक चूर्ण। तो बच्चों अब आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और अपनी कॉपी में करिए नोट। अब बच्चों मैं आपको पीएच मान, जिसको पीएच वैल्यू कहते हैं, को बताना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों पीएच मान एक ऐसा मान होता है जिसके द्वारा हम किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता को प्रकट करते हैं कि दिया गया विलयन हमारा अम्लीय है या क्षारीय है। इसको प्रकट करने के लिए पीएच की एक कॉन्सेप्ट दी गई है। तो ये पीएच की कॉन्सेप्ट क्या है और पीएच मान हम कैसे निकाल सकते हैं और पीएच मान का क्या महत्व है हमारी डेली लाइफ में, इन सब के बारे में मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। तो बच्चों आप ध्यान से समझें इसको। पीएच मान बच्चों सबसे पहले इसको लिखने का तरीका आप समझ लीजिए। पीएच को जब लिखते हैं तो पी को बनाते हैं स्मॉल लेटर में ऐसा, और H को बनाते हैं कैपिटल लेटर में, इस तरह से इसको लिखा जाता है। सबसे पहले आप लिखना सीखें। P रहता है स्मॉल लेटर में, डाउन रहता है, और H रहता है कैपिटल लेटर में। बच्चों ये जो pH है इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म है बच्चों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। अब बच्चों पीएच मान को एक्सप्लेन करने के लिए हमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण की जरूरत होती है। जब तक हमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण विलयन का नहीं पता होगा तब तक हम पीएच वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अब बताने जा रहा हूं हाइड्रोजन आयन सांद्रण। देखिए बच्चों हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ये बच्चों हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो विलयन का होता है वो विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम आयन प्रति लीटर में मात्रा होती है। यानी कि किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम आयन प्रति लीटर में मात्रा होती है। यानी किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम आयन प्रति लीटर में मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। और बच्चों हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करने के लिए बड़े ब्रैकेट का यूज किया जाता है। देखिए बच्चों किसी विलयन में उपस्थित
हाइड्रोजन आयनों की ग्राम आयन प्रति लीटर में मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम आयन प्रति लीटर में मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। अब बच्चों अगर हम शुद्ध जल की बात करें, हाँ पहले इसके नोटेशन से संबंधित बात मैं आपको राइट डाउन कर दूं ताकि आप इसका सिंबल कैसे बनाएंगे इसको समझ सकें। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करने के लिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करने के लिए ये वाला बच्चों ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट जो होता है का उपयोग किया जाता है। बड़े ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। अब बच्चों आगे देखिए, जो आपका शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर होता है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1×10⁻⁷, ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। 1×10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर होता है तथा हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण भी 1×10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर होता है। तो बच्चों आगे देखो, इस प्रकार देखो बच्चों, हाइड्रोजन आयन को किससे लिखते हैं? H+ से। अब इसका मुझे लिखना है सांद्रण, तो इसको कर देंगे बड़े ब्रैकेट में क्लोज। और हाइड्रोक्सिल आयन को बच्चों OH- से लिखा जाता है। इसका लिखना है सांद्रण, तो इसको भी बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। शुद्ध जल में इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, और कितनी होती है? 1×10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर। 1×10⁻⁷ मात्रक लिखें तो क्या लिखेंगे? ग्राम आयन प्रति लीटर, ग्राम आयन पर लीटर, ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम आयन पर लीटर। शुद्ध जल में बच्चों H+ आयन का सांद्रण और OH- आयन का सांद्रण बराबर होता है, क्योंकि शुद्ध जल होता है उदासीन, ना वो होता है अम्लीय, ना होता है क्षारीय। अब देखिए बच्चों, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारकता को हाइड्रोजन
आयन सांद्रण के पदों में व्यक्त किया जाता है या किया जाता है। कैसे बच्चों? देखो, H प्लस और OH माइनस का जो सांद्रण है उसमें 3 रिलेशन हो सकते हैं। या तो H प्लस आयन सांद्रण हमारा OH माइनस आयन सांद्रण से अधिक हो, या हमारा H प्लस आयन सांद्रण OH माइनस आयन सांद्रण के ठीक बराबर हो, या हमारा H प्लस आयन सांद्रण OH माइनस आयन सांद्रण से कम हो, यानी कि छोटा हो। 3 के अलावा चौथी कंडीशन यहाँ नहीं बनती है। देखिए बच्चों, किस कंडीशन में विलयन की प्रकृति कैसी होगी, इसको देखिए। यदि H प्लस आयन सांद्रण आपका अधिक है, किससे? OH माइनस आयन सांद्रण से। तब बच्चों आप जानते हो कि H प्लस सिंबल होता है अम्लीता का, तो अम्लीता वाला लक्षण ज्यादा है यहाँ पर, तो विलयन कैसा होगा? तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय। तो विलयन हमारा होगा अम्लीय। दूसरी कंडीशन, यदि हमारा H प्लस आयन सांद्रण बराबर है OH माइनस आयन सांद्रण के, तो विलयन हमारा ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। कैसा होगा बच्चों? उदासीन होगा। ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। कैसा होगा? उदासीन। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों? यदि H प्लस आयन सांद्रण की वैल्यू कम है। कैसी है? कम है। किससे कम है? OH माइनस आयन सांद्रण की वैल्यू से कम है। तो विलयन हमारा होगा क्षारीय। तो बच्चों अगर किसी विलयन के लिए आपको H प्लस आयन सांद्रण और OH माइनस आयन सांद्रण की वैल्यू पता है, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं तो pH वैल्यू पढ़ाने जा रहा था, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहां से आ गया? बच्चों हाइड्रोजन आयन सांद्रण का pH मान से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। क्या है बच्चों ये कनेक्शन? क्या ये रिलेशन है? बच्चों किसी विलयन का जो pH मान होता है वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण से व्यक्त किया जाता है। किसी विलयन का pH मान जो है वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण में 10 की जो भी ऋणात्मक घात होती है वो ऋणात्मक घात उस विलयन के pH मान को व्यक्त करती है। यानी किसी विलयन का pH मान 10 के ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करती है। इसको ऐसे समझो बच्चों, यहां मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लो किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण हमारा है 5, कितना है? 5, तब क्या हो जाएगा? तब उसका pH मान हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है वो 10 की घात माइनस pH के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट है। यानी किसी विलयन का pH मान 10 के ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करती है, तो बच्चों इसीलिए मैंने आपको पहले हाइड्रोजन आयन सांद्रण बताया। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि शुद्ध जल के लिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 10 की घात -7 होता है। कहने का मतलब 10 की घात -7 होता है, तो यहाँ 10 की ऋणात्मक घात 7 है। इस वजह से शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। तो ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण और pH मान में रिलेशन है कि किसी विलयन का pH मान 10 के ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करती है। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे आप नोट करो। इसके बाद मैं pH की एक अच्छी सी डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पर राइट डाउन करने जा रहा हूं। अब बच्चों ये pH वैल्यू की मैंने डेफिनेशन बोर्ड पर राइट डाउन कर रखी है, इसको आप देखिए।
ये वही वर्ड हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे कि किसी विलयन का पीएच मान 10 के ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करती है। बच्चों बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि पीएच मान और हाइड्रोजन आयन सांद्रण का क्या संबंध है। ये बच्चों 2024 के साइंस के बोर्ड एग्जाम में आया था कि पीएच मान और हाइड्रोजन आयन सांद्रण में क्या संबंध है। तो यही संबंध है आपके सामने, आपको वहां पर आंसर में इसी को लिखना है, इसी स्टेटमेंट को लिखना है। अब इसको आगे आपको समझाते हैं। अर्थात यदि कहीं पर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया है 10 की घात -x, तब देखो बच्चों यहाँ 10 की ऋणात्मक घात कितनी है, x है, तब pH बराबर हो जाएगा उस विलयन का x। अतः फार्मूला क्या बन गया बच्चों, फार्मूला मेरे सामने अब बन रहा है हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 की घात -pH। फार्मूला क्या बना, हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 की घात -pH। इस पे डिपेंड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मान लो कह दिया है किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की घात -2 है, तब उसका pH मान क्या होगा। मान लो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। देखो बच्चों आपके सिलेबस में pH का इंट्रोडक्शन है, pH को कैलकुलेट करने के जो लघुगणक वाला फार्मूला है वो आपके सिलेबस में नहीं है। केवल यही कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्ट तुलना कराने पर हमें pH की वैल्यू पता कर देती है। तो इसी को आपको अभी समझना है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहां आपको लॉग वाला जो फार्मूला है वो दिया जाएगा, जिससे जटिल से जटिल कैलकुलेशन भी आसानी से हो जाती है। pH वैल्यू से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है उसकी कैलकुलेशन हो जाती है लॉग वाले फार्मूले से। तो यहाँ जितना है आपके सिलेबस में, पहली प्राथमिकता यही है कि पहले आप अपने सिलेबस को तैयार करें। जब ये तैयार हो जाए तो अपना लेवल आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि जो बोर्ड ने आपका सिलेबस निर्धारित किया है वो आपको अच्छे ढंग से आने लगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो बच्चों यहाँ गिवन में क्या है, क्या दिया हुआ है इसको देखो। मुझे दिया है हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो है 10 की घात -2 ये दिया है, और मेरे पास फार्मूला क्या होता है इसका, हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 की घात -pH। तो अब इन दोनों की हम करा देंगे तुलना। आप लिखेंगे H प्लस बराबर 10 की घात -pH से तुलना करने पर जब बच्चों आप इन दोनों की तुलना करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो pH की वैल्यू है वो होनी चाहिए कितनी, 2। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप आसानी से तुलना के द्वारा हल कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों pH मान के द्वारा हम किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में जानकारी दे सकते हैं आसानी से। देखिए बच्चों pH विलयन या pH मान से विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का पता चल जाता है। बच्चों शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। क्यों? देखिए बच्चों शुद्ध जल में H प्लस आयन सांद्रण होता है 10 की घात -7, तो शुद्ध जल का pH मान होता है 7। अब बच्चों अगर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण इससे भी कम हो जाए, आप समझना, इससे भी कम हो जाए, तो इससे भी कम होने का मतलब घातें माइनस में और बढ़ जाए,
तो अब आप देख रहे हो कि शुद्ध जल में H+ आयन सांद्रण और OH- आयन सांद्रण दोनों 10 की घात -7 होते हैं। अब अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण और कम हो जाए तो और कम होने का मतलब घातें माइनस में और बढ़ जाएं, तो ऐसी स्थिति में OH- आयन का सांद्रण H+ आयन के सांद्रण से अधिक हो जाएगा और विलयन उदासीन ना होकर के क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण की वैल्यू घटती है, यानी कि 10 की घातों के मान बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो विलयन है वो अम्लीय ना होकर के क्षारीय होता चला जाता है। तो अगर पीएच मान 7 है तो विलयन उदासीन रहेगा। अब देखो जैसे कम हो गया 8 हो गया, तो 8 होने पर मतलब 7 से जैसे ही आगे जाएगी पीएच की वैल्यू वैसे ही विलयन हो जाएगा हमारा क्षारीय, अम्लीय नहीं रहेगा, क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि उसमें OH- आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर हमारा हाइड्रोजन आयन सांद्रण बढ़ जाए, 10 की घात -7 था, इसकी जगह हो जाए 10 की घात -6, तो OH- आयन सांद्रण तो 10 की घात -7 ही रहता है जल में। अब H+ आयन सांद्रण बढ़ गया तो H+ सीधा सीधा H+ का रिलेशन होता है अम्लीय प्रवृत्ति से, तो इसका मतलब है कि शुद्ध जल का अम्लीय लक्षण बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ये पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है, विलयन अम्लीय होता चला जाता है, उसकी अम्लीय प्रबलता लगातार बढ़ती चली जाती है। तो 7 पीएच मान का होना विलयन के उदासीनता का सूचक होता है। जैसे जैसे पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है और 7 से अधिक पीएच मान होने पर क्षारीय प्रवृत्ति लगातार बढ़ती चली जाती है। इसी बात को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। पीएच मान से विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का पता चलता है यदि नंबर फर्स्ट, यदि पीएच मान आपका कम है किससे, 7 से, तब विलयन कैसा होता है बच्चों, अम्लीय होता है, तब विलयन अम्लीय होता है। ठीक, दूसरी बात क्या हो सकता है, पीएच का मान हमारा आ सकता है कितना, 7, तब विलयन कैसा होता है बच्चों, उदासीन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बच्चों, ये ध्यान में रखेंगे, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपके। नंबर थर्ड क्या हो सकता है, पीएच का मान 7 से अधिक हो सकता है। ऐसी कंडीशन में तब विलयन हमारा हो जाता है क्षारीय। कैसा हो जाता है, क्षारीय होता है, तब विलयन होता है क्षारीय। तो ये तो था पूरा पीएच का डिटेल आपके सामने जितना आपके सिलेबस में है। अब वो है आपके सिलेबस में कि पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, यानी कि महत्व क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन डेली लाइफ। पहले आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करो, फिर इसके बाद मैं इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। अब बच्चों आते हैं पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व, कि पीएच वैल्यू की डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। बच्चों पीएच मान का भोजन के पाचन में एक बहुत बड़ा रोल है। बच्चों पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के अंदर पीएच मान को 1 से 3 के बीच में सेट कर देता है, पीएच मान को 1 से 3 के बीच में सेट कर देता है। बच्चों भोजन के पाचन के लिए जो जिम्मेदार एंजाइम है वो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन होता है, और पेप्सिन एंजाइम तभी सक्रिय होता है जब पीएच मान 1 से 3 के बीच में रहता है। तो आप समझ रहे होंगे कि पीएच की भोजन के पाचन में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने राइट डाउन किया, हमारे पेट में भोजन के पाचन में पीएच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेट में HCl अम्ल का स्राव होता है जो पेट के पीएच को 1 से 3 के बीच बदल देता है। यह रेंज पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने के लिए जिम्मेदार है जो भोजन को पचाता है। और बच्चों हमारा जो शरीर है, हम सबका जो शरीर है वो 7.0 पीएच से लेकर के 7.8 पीएच के बीच ही कार्य करता है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, जो वर्षा का जल होता है उस जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वो वर्षा खतरनाक हो जाती है और उसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। ये पेड़ पौधों और इमारतों को, वनस्पतियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो पीएच मान से हम पता कर सकते हैं कि वर्षा का जो पानी है वो कब खतरनाक स्थिति में पहुंचता है।
अब बच्चों आते हैं नंबर 4 पर। मैंने लिखा मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे मुंह में जो दांतों का गिरना है वो किस स्थिति में दांत गिरना आरंभ होंगे। तो अगर बच्चों पीएच मान जो मुंह का है वो 5.5 से डाउन हो जाता है तो दांत जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बच्चों पॉइंट्स हैं जो पीएच मान के दैनिक जीवन में महत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, इसलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी में करें नोट। तो बच्चों अब इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इस चैप्टर का केवल एक लेक्चर वीडियो आएगा जिसमें जो इंपॉर्टेंट सॉल्व्स हैं, जो लवण आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उनको कैसे बनाते हैं और उनका उपयोग क्या है, इससे रिलेटेड होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस लेक्चर वीडियो में बताए गए टॉपिक्स को अपनी कॉपी में लिख करके और इनको याद कर लेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बच्चों अगर आपको लेक्चर हमारा ये पसंद आया है तो लेक्चर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। और अगर बच्चों अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।